जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस का 30 तारीख को पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। उसमें कुल 25 जीएस के क्वेश्चन बने हैं। हमने उन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके हम इस वीडियो में उनके साथ डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम उन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे 100% के साथ। आपको पीडीएफ या तो हम अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे या फिर अपने व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हर रोज़ की वीडियो आपके पास इसी तरह की आती रहे। जिससे क्या होगा, आप रिवीजन करेंगे, जिसका आने वाला एग्ज़ाम होगा तो उसे वो रिवीजन कर लेगा। तो उससे क्या होता है, कुछ एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे, आपको क्वेश्चनों की लेवल और क्वेश्चनों के बारे में पता चलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, वह नृत्य जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तुओं के साथ किया जाता है। तो इसका सही आंसर था बालर नृत्य। तो बालर नृत्य वह नृत्य है जो बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के सहायक वस्तुओं के साथ किया जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी भी है, जैसे कि यह नृत्य बिना किसी संगीत वाद्य यंत्र के बाघ की धीमी गति के साथ किया जाता है। नृत्य कंधे पर हाथ रखकर किया जाता है और नृत्य की शुरुआत आदमियों द्वारा की जाती है, यानी कि इस नृत्य की शुरुआत पुरुष करते हैं। भारत सरकार ने बेला नृत्य पर एक डाक टिकट जारी भी की है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी की है। यह राजस्थान के गरासिया जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि ये बालर नृत्य है, ये कौन सी जनजाति करती है। तो ये बालर नृत्य ये गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, देवा प्रसाद, पंकज चरण दास और गंगा दास प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ओडिसी नृत्य। तो ये देवा प्रसाद और पंकज चरण दास और गंगा प्रसाद प्रधान ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी, जैसे कि देवा प्रसाद दास, पंकज चरण दास और गंगा चरण प्रधान ओडिसी नृत्य शैली से जुड़े हुए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ओडिसी भारत की शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। मतलब कि ओडिसी जो नृत्य है वो एक शास्त्रीय नृत्य है। हालांकि इंडिया के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा राज्य से हुई है। यह नृत्य रूप अपनी तरल गति, अनुग्रह और जटिल हाव भाव के लिए जाना जाता है, जो अक्सर धार्मिक कहानियों और आध्यात्मिक विषयों को दर्शाता है। ओडिशा का यह समृद्ध इतिहास और इसे पारंपरिक रूप से मंदिरों में पूजा के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये देवा प्रसाद के बारे में जानकारी देख लेते हैं। ये देवा प्रसाद को आधुनिक ओडिसी नृत्य के संस्थापक में से एक माना जाता है और उन्होंने इसके पुनरुद्धार और लोकप्रियकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पंकज चरण दास एक महान गुरु और कोरियोग्राफर थे। ये पंकज चरण दास हैं जो कि महान कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने ओडिसी नृत्य शैली का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गंगाधर प्रधान, ये गंगाधर प्रधान है, प्रमुख ओडिसी नर्तक और गुरु थे, जो इस शास्त्रीय नृत्य शैली को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट कलाकार हैं जो कि ओडिसी से संबंधित हैं, देवा प्रसाद और पंकज चरण दास, गंगाधर प्रधान। ये किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीट देखने को मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को, इन 3 कलाकारों को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, होयसलेश्वर मंदिर विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। मतलब कि होयसले मंदिर किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। तो होयसले मंदिर कर्नाटक में स्थित हैं। स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICOMOS के एक विशेषज्ञ टियोंग कियांग बूम ने 14 सितंबर 2022 को कर्नाटक के हैलोबेड में होयसल मंदिर का दौरा किया था। होयसल संरचना संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। यह भगवान शिव को समर्पित 12वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। जो कि होयसल मंदिर है, ये एक हिंदू मंदिर है। ये भगवान शिव को समर्पित है, इससे 12वीं शताब्दी से संबंधित है।
कुछ अन्य जानकारी। भारत में कुछ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल: अजंता की गुफाएं, बौद्ध रॉक कट गुफाएं स्मारक के लिए प्रसिद्ध हैं। एलोरा की गुफाएं, जैन हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ। एलोरा की गुफाएं हैं वो जैन हिंदू मठ और बौद्ध मठ से संबंधित हैं। आगरा का किला, ताजमहल, सूर्य मंदिर, महाबलीपुरम स्मारक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये इम्पोर्टेंट जो विश्व धरोहर हैं जो कि यूनेस्को में शामिल हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मिंटाका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो मिंटाका दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो मिंटाका दर्रा भारत, चीन और अफगानिस्तान सीमा के त्रिसंगम के पास काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। मिंटाका का अर्थ होता है किर्गिज भाषा में 1000 बकरियाँ। तो किर्गिज भाषा में है इसका अर्थ 1000 बकरियाँ, 1000 बकरियाँ। यह 4709 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा पाकिस्तान और चीन की शिजियांग के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। दो दर्रा दक्षिण से चेलुंगचुंग घाटी के तेगडुम्बन पामीर तक पहुंचने के लिए उपयोग किए जाने वाला मार्ग है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट थे क्वेश्चन 4 से संबंधित। तो मिंटाका दर्रा भारत और चीन और अफगानिस्तान सीमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर था काराकोरम पर्वत श्रेणी में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उसी तरह से हीरे से संबंधित है जैसे कर्नाटक से संबंधित है। तो इसमें पूछा कर्नाटक किससे संबंधित है? तो कर्नाटक है सोने से संबंधित। तो मतलब कर्नाटक में सोने की खुदाई होती है। इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी, भारत में सोने के सबसे बड़े उत्पादक कर्नाटक के कोलार, हसन, धारवाड़ और रायचूर जिले से हैं। मध्य प्रदेश भारत में हीरे का सबसे बड़ा और एकमात्र उत्पादक है। तो मध्य प्रदेश में पूछा जाए किसकी खान है? तो मध्य प्रदेश में हीरे की खान है। भारत में सबसे बड़े प्लेटिनियम और तांबे के भंडार क्रमशः उड़ीसा और राजस्थान में पाए जाते हैं। तो तांबे के भंडार पूछा जाए तो किस में पाए जाते हैं? उड़ीसा और राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा चांदी उत्पादन राज्य है। तो चांदी उत्पादन राज्य हो गया राजस्थान और सोने का उत्पादक हो जाएगा कर्नाटक और मध्य प्रदेश हो जाएगा हीरे का। तो ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि कर्नाटक का पूछ लिया सोने से, मध्य प्रदेश का पूछ लिया हीरे से, इसी प्रकार से चांदी का पूछ लिया जाएगा राजस्थान से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट एक शब्दावली है, ये किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन आ जाता। तो इसका सही आंसर था टेनिस। तो टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट का मतलब दूसरी सर्विस पर फॉल्ट मारना है। जैसे कि हम टेनिस गेम खेलते हैं, अगर हमने जैसे कि बर्ड्स होता है उसमें अगर डबल बार हमने अगर हिट कर दिया है तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। टेनिस या लाल टेनिस एक रैकेट खेल है जिसे व्यक्तिगत रूप से दो या दो खिलाड़ियों की दो टीमों के बीच खेला जाता है। टेनिस में उपयोग की जाने वाली अन्य शब्दावलियाँ जैसे कि सर्विस हो गया है, ग्रैंड स्लैम हो गया है, एडवांटेज हो गया है, ड्यूस हो गया है, गेम पॉइंट हो गया है, ब्रेक पॉइंट हो गया है, स्मैश हो गया है, शॉट हो गया है, ग्रास कोड हो गया है, ब्रेक, ड्रॉप, शॉट, नेट प्ले, बेसलाइन। ये जो इतनी इम्पोर्टेंट शब्दावलियाँ थीं ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं जो किसी ना किसी आने वाली चैप्टर में पूछी जा सकती हैं। जैसे कि डबल फॉल्ट पूछ लिया है टेनिस से, तो इसी प्रकार से पूछ सकता है ड्यूस, क्योंकि ड्यूस बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो जीडी के 2024 में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है ड्यूस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की बाव स्थित है। तो इसमें पूछा क्वेश्चन में कि रानी की बाव कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाटन, गुजरात में। तो रानी की बाव पाटन, गुजरात में स्थित है। देखिए इस शिफ्ट में यूनेस्को से संबंधित इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में क्वेश्चन है कोई, अगर आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप यूनेस्को से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ के जा सकते हैं। हो सकता है आपकी आने वाली शिफ्ट में आपको भी क्वेश्चन देखने को मिले 1 या 2। इसकी एडिशनल जानकारी जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक ने लैवेंडर रंग में 100 रुपये का नोट जारी किया है जिसके पिछले हिस्से पर रानी की बाव की आकृति बनी हुई है।
अगर आपसे पूछे कि रानी की बाग कितने रुपए के नोटों के पीछे बनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 रुपये के पीछे की रानी की बाग का फ़ोटो अंकित है। अगर पूछे 100 रुपये के नोट का रंग कैसा है, तो सही आंसर हो जाएगा लैवेंडर रंग का है। तो 100 रुपये का नोट लैवेंडर रंग का है। अब रानी की बाग का निर्माण का श्रेय उदयमती सौराष्ट्र के खेगारा की बेटी को दिया जाता है, जो 11वीं शताब्दी की सोलंकी राजवंश की रानी थीं और भीम प्रथम की पत्नी। जो श्रेया उदयमती जो भीम प्रथम की पत्नी थीं, जिन्होंने रानी की बाग का निर्माण कराया था। इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो रानी की बाग को 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। रानी की बाग मूल रूप से 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा के स्मारक के रूप में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रानी की बाग किस नदी के तट पर है, तो सही आंसर हो जाएगा सरस्वती की नदी के तट पर रानी की बाग स्थित है, जो कि पाटन गुजरात में स्थित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा में कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो पवन ऊर्जा में कौन सा ऊर्जा परिवर्तित होती है? तो सही आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आप हमारे क्वेश्चन 100% एक्यूरेट हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ अगर आप डिस्कस करके जाएंगे, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकती है। शायद अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है, अगर आपके दोस्त का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो आप उसके पास शेयर कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा, आपके दोस्त को फ़ायदा हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेट गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम IGMDP के वास्तुकार थे। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं इम्पोर्टेंट जानकारी। तो IGMDP प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिमाग की उपज थी। इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। तो IGMD का मुख्य उद्देश्य था प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति मिली थी। मतलब कि इसकी स्थापना 1983 को मूल रूप से हुई थी। IGMDP के तहत विकसित मिसाइलें। तो IGMDP के तहत विकसित इम्पोर्टेंट मिसाइलें, जैसे कि कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है पृथ्वी, और मध्य दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि। कम दूरी की निम्न स्तरीय सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है त्रिशूल। मध्य दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम है आकाश। तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग। तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है नाग। ये 5 प्रकार की मिसाइलें थीं जो कि IGMDP के तहत बनाई गई थीं। अगर आपको पूछे IGMDP का वास्तुकार कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। तो 1983 में, तो सही आंसर हो जाएगा 1983। तो 1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपसे पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा 3 मई को। तो 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इम्पोर्टेंट एडिशनल जानकारी, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन के 26वें सत्र में अपनाई गई एक सिफारिश के बाद 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मतलब कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1991 में यूनेस्को के आम सम्मेलन में 26वें सत्र में अपनाई गई थी। यह नागरिकों को प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के बारे में सूचित करने और सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान करने की आवश्यकता की याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के
समेकित निधियों के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 266। तो 266 समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। एक नारा था दिल्ली चलो, ये भी नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नारे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान भारत नरेश चंद्र का है। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का है। भारत छोड़ो महात्मा गांधी का है। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे का है। जय जगत विनोबा भावे का है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का है। जनगणमन अधिनायक जय है रविंद्रनाथ टैगोर का है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये है राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये नारा किसी ना किसी आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये लाला लाजपत राय का है। ब्लू लिप्स इफ़ इंडिया डाइज, ये जवाहरलाल नेहरू का है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस का है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर आपसे इन नारों से पूछा जाता है तो इन नारों से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आने वाली शिफ्ट में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, सही से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे दिया है नहीं जोड़ा गया था, नहीं आप मार दो जोड़ा गया था। तो कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शब्द नहीं जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, मगर एक शब्द नहीं जोड़ा गया था, सार्वभौमिक, जो इसमें फैक्ट था। ये आंसर था, ये गलत था। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगर आपसे पूछे कि 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से 3 शब्द जोड़े गए हैं, तो आपको याद रखना है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। प्रस्तावना को मुखबंद के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो पूरे संविधान की विशेषता दर्शाता है। तो प्रस्तावना में पूरे संविधान की संदर्भ को विशेषता दर्शाता है। प्रस्तावना को अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो प्रस्तावना में केवल अभी एक बार संशोधन किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन का उपयोग करके संशोधित किया गया है, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो 42वें संविधान को हम मिनी संविधान भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मिनी संविधान कौन सा है, तो मिनी संविधान हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अब पूछे प्रस्तावना को अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं, तो प्रस्तावना में अब तक केवल एकमात्र संशोधन हुआ है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट 100% एक्यूरेट लगता हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, ताकि आपके पास इस तरह की और कंटेंटेड वीडियो हम 100% एक्यूरेट क्वेश्चन के साथ और वीडियो ला सकें। तो अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसमें पूछा है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी, अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह भारत की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, मतलब कि राष्ट्रपति है जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है। वह भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। वह अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देंगे। वह भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। वह सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकता है।
हाई कोर्ट के न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। जैसे कि इस शिफ्ट में पूछ लिया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो अगले शिफ्ट में पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति दोनों न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य राजा कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा वृद्धृत। तो वृद्धृत मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। इम्पोर्टेंट एडिशनल जानकारी, वृद्धृत मौर्य वंश का अंतिम शासक था। उन्होंने लगभग 187 से 180 ईस्वी तक शासन किया था। उसके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ है, जिसकी स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। वृद्धृत की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने अपने शुंग राजवंश की स्थापना की है। अगर पूछे कि वृद्धृत की हत्या किसने की है, तो वृद्धृत की हत्या शुंग ने की है। फिर उसने शुंग वंश की स्थापना की है। तो पूछे शुंग वंश की स्थापना किसने की है, तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की है। मौर्य साम्राज्य भारतीय संस्कृति, अर्थव्यवस्था और शासन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, जिसमें अशोक के अधीन बौद्ध धर्म का प्रसार भी शामिल है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसका अगर फॉर्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा? NaHCO3 का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा शुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट सहित कई रासायनिक यौगिकों का मिश्रण है। यह अम्लीकरण एजेंट और एक सुखाने वाला एजेंट बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का एक ही फार्मूला है। क्रिस्टलाइन या कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला है Ca। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। ये एडिशनल जानकारी थी जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसमें से अगर क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस। इससे हम सिलिकेट लाइक भी कहते हैं। तो हम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को सिलिकेट लाइम भी कहते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो सही आंसर हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली में। तो दादरा एवं नगर हवेली में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। एडिशनल जानकारी, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई है। दादरा और नगर हवेली में कुल साक्षरता दर 77.24% है। यहाँ भारत में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर है। साक्षरता दर के मामले में पुरुष की संख्या महिलाओं की से अधिक है। पुरुषों की साक्षरता दर 85.17% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 64.32% है। तो अगर आपको पूछ ले महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, तो महिलाओं की साक्षरता दर है 64.32%। और पूछ ले पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की है 85.17%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हल्दी में पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा करक्यूमिन। तो करक्यूमिन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। इम्पोर्टेंट अन्य जानकारी, गाजर अपना रंग कैरोटीन नाइड नामक वर्णन यौगिक के प्राप्त करते हैं। तो अगर पूछे गाजर का रंग किसके कारण होता है, तो गाजर का रंग कैरोटीन नाइड के कारण होता है। नारंगी गाजर अल्फ़ा और बीटा कैरोटीन से रंग होता है। अगर पूछे नारंगी गाजर का रंग किसके कारण होता है, तो अल्फ़ा बीटा कैरोटीन से होता है। लाल गाजर का रंग लाइकोपीन से, पीली ल्यूटिन से और बैंगनी रंग एथोसायनिन से प्राप्त होता है। ये बढ़न पोषण की भी प्रदान करते हैं। गाजर बीटा कैरोटीन, फाइबर, विटामिन K1, पोटेशियम और प्रतिऑक्सीकारक का विशेष रूप से अच्छा स्रोत है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय शिवाजी और कनक रेले के प्रतिपादक हैं। तो भारतीय शिवाजी और कनक रेले किससे संबंधित हैं? तो मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं भारतीय शिवाजी और कनक रेले। मोहिनीअट्टम संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्य प्राप्त भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य है। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य कुल 8 हैं, उनमें से एक मोहिनीअट्टम भी है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम नामक मोहिनी हिंदू भगवान विष्णु के एक पौराणिक मोहिनी अवतार और अट्टम जिसका अर्थ है नृत्य से उत्पन्न हुआ है। इस नृत्य शैली की विशेषता है इसकी सुंदर वेशभूषा है जिसमें आमतौर पर सोने के किनारे वाली सफ़ेद या हल्के सफ़ेद रंग की साड़ी और विशिष्ट आभूषण होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो मैंने इस कोचिंग के साथ डिस्कस किया है। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था, मोहिनीअट्टम में हिंदू भगवान विष्णु के एक पौराणिक मोहिनी अवतार से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत कितनी देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो सही आंसर हो जाएगा 7। तो भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसकी एक ट्रिक भी है, बचपन में MBA किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, रबी मौसम कब होता है? तो रबी मौसम अक्टूबर से अप्रैल तक के बीच में रबी मौसम होता है। इम्पोर्टेंट जानकारी, रबी का मौसम अक्टूबर अप्रैल के महीने में होता है। इसे शीत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। तो रबी के मौसम को हम शीत ऋतु के नाम से भी जानते हैं। रबी की फसल अक्टूबर और दिसंबर के बीच बोई जाती है और अप्रैल और मई के बीच में काटी जाती है। चूँकि वे शुष्क क्षेत्र में उगाए जाते हैं इसलिए इन फसलों को नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। रबी की फसल सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। रबी फसलों के उदाहरण जैसे गेहूँ, चना, जौ ये रबी फसल के उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, मानसराम मेघालय की किस पहाड़ियों पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा खासी। तो मानसराम खासी पहाड़ियों पर स्थित है। खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलोंग पठार में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ गारो खासी जयंतियाँ पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणियों से आगे पूर्व से जुड़ी है। सबसे ऊंची चोटी लुम शिलोंग है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम है लुम शिलोंग जिसकी ऊंचाई है 1968 मीटर। अगर पूछे मानसराम मेघालय की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो उसका नाम है लुम शिलोंग, उसकी ऊंचाई है 1968 मीटर। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, जयंतिया पर्वतमाला। तो एक जयंतिया पर्वतमाला है। जयंतिया पर्वतमाला मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। तो पूछे खासी पहाड़ियों के पूर्व में कौन सी पर्वतमाला है तो खासी पहाड़ियों के पूर्व में जयंती पर्वतमाला है। यह पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारत और म्यांमार की सीमा के पार है। गारो पर्वतमाला। अब आई गारो पर्वतमाला। मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। पर्वत श्रेणी मेघालय उष्णकटिबंधीय इकोरीजियन का हिस्सा है। गारो ने खुद को एक चिक कहा है, स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया गया है। नोकरेक चोटी गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूछे गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है तो गारो की सबसे ऊंची चोटी का नाम है नोकरेक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। मुझे 24 ही क्वेश्चन मिल पाए हैं जो कि 100% एक्यूरेट थे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो कंटेंट 100% सही लग रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली चैप्टर का भी एनालिसिस आ सके। तो क्वेश्चन है, लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्यौहार का प्रतीक क्या है? तो ये एक नववर्ष है। तो लद्दाख और तिब्बत में मनाया जाने वाला लोसर जो कि एक नववर्ष है। लोसर को लद्दाख और तिब्बत समुदाय में नए साल के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बत चंद्र कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। लोसर शब्द तिब्बती शब्द है। अगर पूछे लोसर शब्द कौन सा शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है
तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिब्बती शब्द का शब्द है। लो का मतलब होता है वर्ष और सार का मतलब होता है नया। लोसर न केवल लद्दाख और तिब्बत में मनाया जाता है बल्कि नेपाल, भूटान, भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश अन्य हिमालयी क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ। तब तक आप अपना रिवीजन कर लिए। हम आपको ये PDF अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे।